हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नीट क्लास 11 फिजिक्स फार्मूला रिवीजन सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 5 मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर आने वाले जितने भी फार्मूला हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि नीट रिलेटेड एंड मॉक टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान एग्जैक्ट टाइम पर फार्मूला हमारे माइंड में हो और हम क्वेश्चन को आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें सबसे पहले आइए देखते हैं कॉम्पोनेंट के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन में जानना बहुत ही ज़रूरी है। कॉम्पोनेंट कहने का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट के नाम से जाना जाता है। कॉम्पोनेंट एक्स वाई जेड के अलोंग लेते हैं, और अगर वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे तो यही आई जे एंड के हो जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ में कॉम्पोनेंट के बारे में वेक्टर चैप्टर में डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे 53 डिग्री एंगल में हम लोग जानते हैं कि इसके सामने वाला यानी कि परपेंडिकुलर में 4 होता है और बेस में 3 होता है। तो 53 वाले में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे चूँकि रिजल्टेंट ए है इसीलिए इसका परपेंडिकुलर 4/5 ए ले लिया और बेस में 3/5 ए ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर 30 डिग्री एंगल में देखिए रिजल्टेंट ए है, और 30 डिग्री में मैंने आपको वेक्टर में बताया था कि यहाँ पर बेस में √3 आता है। बाकी जो रिजल्टेंट होगा उसका 50% परपेंडिकुलर में चला जाएगा, 50% बेस में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री वाले एंगल में भी वैसा ही कुछ है। यहाँ पे फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे √3 बेस में ना रह करके परपेंडिकुलर में चला जा रहा है। बाकी जो रिजल्टेंट होगा उसका 50% यानी कि रिजल्टेंट 50% इधर चला जाएगा परपेंडिकुलर में और 50% बेस में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 37 के केस में 37 डिग्री में हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर में 3 था और बेस में क्या था 4 था। तो यहाँ पे चूँकि रिजल्टेंट ए है इसीलिए यहाँ पे ए ले लिया, 3/5 के साथ ए ले लिया, और यहाँ पे 4/5 के साथ ए ले लिया। यहाँ पे देखो नेक्स्ट 45 डिग्री वाले में हम लोगों ने कल ही देखा था वेक्टर के फार्मूला में रिवीजन में कि परपेंडिकुलर में 2 आता है √2, और चूँकि रिजल्टेंट ए था इसीलिए a/√2 और a/√2 दोनों में रिजल्टेंट को 50-50% डिवाइड कर देते हैं। तो ये थे कुछ प्रोमिनेंट कंपोनेंट जिसको दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला एंड क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट मिड पोजीशन में क्या होती है, वाई एक्सिस के अलोंग uy/g which is equal to u sin θ/g। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट इंटायरली कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t = 2u/g। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which is equal to 2u sin θ/g। यहाँ पे देखिए अगर साइन थीटा जो है वो रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैक्सिमम हाइट का एक और फार्मूला आता है। इसमें भी हालांकि साइन थीटा लिया गया है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आता है h = u²/2g विच इज इक्वल टू u² sin² θ/2g। हाइट के केस में याद रखना है कि नीचे 2 आता है, हाइट के केस में नीचे 2 आता है, बाकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके ऊपर में 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये ट्रिक नीट के PYQ में ढेर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और नीचे जो है वो जो है डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में। दोस्तों जब 1 सेकंड की बात करेगा तो आपको बिना देखे हुए आंसर को 5 सेकंड वाले आंसर को 5 मीटर वाले आंसर को टिक करना है। अगर 2 सेकंड की बात करेगा तो 20 मीटर को टिक करेंगे। 3 सेकंड के क्वेश्चन में बात करेगा तो आंसर में 45 होगा। 4 सेकंड की बात करेगा तो आंसर में 80 मीटर होगा। 5 सेकंड की बात करेगा क्वेश्चन में तो आंसर में 125 होगा। 6 सेकंड की बात करेगा क्वेश्चन में तो आंसर में 180 होगा। अब आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ स्पेशल केसेस। किसी भी पार्टिकल्स को जब u के स्पीड से एंगल θ1 से हम लोग अपवर्डली थ्रो करते हैं तो मिड पोजीशन में जा कर के उसका एंगल क्या हो जाता है, cos θ = टॉप बाय ओरिजिनल, या फिर u top = u cos θ। बेस में वही रहेगा u cos θ। सिमिलरली इस वाले में देखो यहाँ पे पार्टिकल्स को जो है अपवर्डली थ्रो किया गया है, बट थोड़ी सी हाइट के साथ में। एंगल θ1 है और इनिशियल स्पीड u1 है, तो इसका मिड में क्या होगा u1 cos θ1।
जो किसके बराबर हो जाएगा, u2 cos थीटा 2 के बराबर में। ये होता है जब आपको दो स्पीड दी हुई रहती है या दो एंगल दिया हुआ रहता है प्रोजेक्टाइल में, तब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मिड पोजीशन में जाने के बाद जब नीचे की ओर पार्टिकल गिरने लगता है एक्सेलरेशन g के साथ में, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी डाउनवर्ड ही काम करता है और एंगल जो है वो हमेशा हॉरिजेंटल ही रहेगा। हॉरिजेंटल देखो ये है u1 cos थीटा, तो एंगल क्या यहाँ पे हो गया है, थीटा 1 से थ्रो किया, मिड में आया, फिर गिरते समय इसका एंगल क्या हो गया हॉरिजेंटल में, थीटा 2 हो गया। देखो जब ज़मीन पर स्ट्राइक किया पार्टिकल्स तो cos थीटा 2 के स्पीड से ये नीचे गिर गया। सिमिलरली थर्ड केस में हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल को अगर थीटा एंगल से थ्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के वो जो है स्ट्राइक करता है, वो भी हॉरिजेंटल मोशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ज़मीन पे, तो उस समय उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड को अलोंग द एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग यू एक्स आई प्लस वाई एक्सिस के अलोंग यू वाई जे दोनों को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे जो स्ट्राइक एंगल होता है उसको इसी तरीके से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल को हम लोग एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ में जब थ्रो करते हैं अल्फ़ा एंगल के साथ में, तो वो ज़मीन पर जब स्ट्राइक करेगा तो उसका एंगल क्या निकल के आएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू vy/vx, यानी कि x एंड y कंपोनेंट के अलोंग एंगल निकलता है, विच इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा। फिफ्थ केस में देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स को जब हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपवर्डली थ्रो करते हैं और एक कंप्लीट एक 1/2 सर्किल कंप्लीट करने के बाद वह जब लैंड स्ट्राइक करता है तो कहीं ना कहीं उसमें बेस और परपेंडिकुलर का एक ट्रायंगल भी बनता है। वहाँ पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर को y मानते हैं और बेस को x मानते हैं तो एंगल निकल कर आएगा tan बीटा इक्वल टू y/x। आई होप ये पांचों केसेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल के, आपको समझ में आ गए होंगे और आपको रिकॉल हो गया होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैक्सिमम रेंज की। मैक्सिमम रेंज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी याद रखेंगे मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम हाइट का एक फार्मूला है जो कि नीट में, जिससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 4h इक्वल टू r tan थीटा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज जब साइन 45 डिग्री वैल्यू है, सॉरी tan 45 डिग्री के केस में मैक्सिमम रेंज क्या होता है, वो हो जाता है 1। तो इस तरीके से जब ये वैल्यू रख देते हैं tan 45 के जगह में तो हम लोगों को मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाई जी मिल जाता है, हाइट मिल जाता है r/4। यहाँ पे देखो एंगल में मैक्सिमम रेंज जब हम लोग पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम रेंज स्टार्टिंग के समय क्या होगा, उसका हाफ होगा, मतलब r/2, और जब कम्प्लीटली स्ट्राइक करेगा पार्टिकल्स हॉरिजेंटली तो r/4 होगा। ये चीज़ याद रखनी है, 1/2 r/2 होता है, नेक्स्ट हाफ r/4 होता है। सेम रेंज के केस में देखिए दो एंगल को ऐड करके हम लोग 90 डिग्री एंगल निकालते हैं। सेम रेंज के केस में रेशियो क्या होता है हॉरिजेंटल रेंज का 1:1 के बराबर होता है। देखिए जब दो हाइट दिए हुए रहते हैं तो वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर उसका एंगल होता है। जब दो टाइम ऑफ फ्लाइट दिए हुए रहते हैं तो उसका भी वो भी tan थीटा के बराबर ही उनके एंगल होते हैं। देखिए हॉरिजेंटली जब किसी पार्टिकल को हम लोग वॉल से या टावर से या किसी हाइट से नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं तो हॉरिजेंटली तो उसका स्पीड x अलोंग x एक्सिस यू ही काम करेगा, बट जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, vy/vx। ये देखो ux हॉरिजेंटली, यहाँ पर भी हॉरिजेंटली। यहाँ पे हाइट हम लोग लिए थे, इसका वॉल का हाइट h था और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस क्या था, 0 था। देखो इस केस में हॉरिजेंटल केस में ड्रॉप वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल के आता है, t इक्वल टू √2h/g, और इनिशियल वेलोसिटी क्या निकल के आता है अलोंग द y एक्सिस √2gh विच इज इक्वल टू √2gh। देखो मैक्सिमम रेंज क्या निकल के आता है, ux अलोंग द x एक्सिस, ये वाले में मैक्सिमम रेंज क्या निकल के आता है, r इक्वल टू ux इंटू टी विच इज इक्वल टू u अंडर रूट, चूँकि t इक्वल टू क्या था यहाँ पे √2h/g, सो यहाँ पे लिख दिया √2h/g। आई होप आप लोगों को ये फार्मूला काफ़ी क्लियर हो गया होगा हॉरिजेंटल ड्रॉप वाला केस। अब एक बहुत ही फेमस टॉपिक है और प्रोजेक्टाइल मोशन का रिलेटिव मोशन, जिससे रिलेटेड नीट में ढेर सारे PYQ पूछे गए हैं और क्वेश्चन भी पूछा जाता है हर साल। देखो रिलेटिव मोशन होता क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में पैरेलल जब मोशन कर रहे होते हैं तो उनका एक दूसरे के कंपैरिजन में जो मोशन निकल करके आता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A
मतलब कि रिलेटिव मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। ये डिपेंड करता है कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में, उसी के हिसाब से हम लोग साइन चेंज करते हैं। ये चेंजिंग वाला केस है। ये देखो रिलेटिव मोशन का एक रूल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड के साथ u1 और u2, तो दूसरे वाले के स्पीड को आपको उठा करके और इधर लगा देना है इस साइड में, मतलब कि सेम स्पीड कर देना है। सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं तो भी आपको जो है दूसरे वाले को उठा करके पहले वाले के साथ में लगा देना है। कहने का मतलब है कि मोशन निकालने के समय, रिलेटिव मोशन निकालने के समय दोनों ही ऑब्जेक्ट के स्पीड हमेशा सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी निकल करके आता है। जब स्पीड सेम डायरेक्शन में होंगे तो u1 प्लस u2 इक्वल टू डी बाई टी होगा। डी है डिस्टेंस, टी है टाइम, u1 u2 स्पीड है दो ऑब्जेक्ट के। सिमिलरली जब अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो u2 माइनस u1 इक्वल टू डी बाई टी, ये फार्मूला होता है। डी है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एंड टी है टाइम बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। आई होप आपको रिलेटिव मोशन के ये फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में, कई बार जो है रिलेटिव मोशन के अंदर ही ये आता है। मंकी, ट्रेन एंड मैन रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कोई मंकी ट्रेन में बैठा हुआ है, कोई आदमी ग्राउंड पर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उस मंकी की वेलोसिटी क्या होगी या फिर ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी। इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो ये व्यक्ति ट्रेन पर बैठा हुआ है जो कि अपना स्पीड u1 के साथ चल रहा है। ट्रेन का अपना स्पीड u1/2 है उस व्यक्ति का स्पीड, और ट्रेन का स्पीड है u2। सिमिलरली एक व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में, कहने का मतलब है कि ये ग्राउंड में है, इसकी अपनी स्पीड है u2 और ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन का चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पे u1 माइनस u2 हो जाता है, स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, मैन एंड ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में u1 प्लस u2 मतलब स्पीड ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है रिवर बोट कॉन्सेप्ट या रिवर बोट प्रॉब्लम। ये भी काफ़ी फेमस है और नीट में ढेर सारे इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं रिवर एंड बोट एंड मैन के बीच में। कभी रिवर का वाटर स्टेडी भी हो सकता है, अस्थिर हो सकता है इन केस ऑफ पॉन्ड, और इन केस ऑफ रिवर वो फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर नाव कभी भी चेन में बंधी हुई हो सकती है, मतलब रुकी हुई भी हो सकती है पानी में, या फिर रिवर के कंपैरिजन में वो चलती हुई भी हो सकती है। इसी से इन्हीं दो कॉन्सेप्ट रिलेटेड ये टॉपिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमता है। देखो स्टिल वाटर के केस में क्या होता है कि रिवर का वेलोसिटी जो है वो 0 है, बट बोट का वेलोसिटी हम लोग फार्मूला में कंसीडर करते हैं। देखो स्टिल वाटर के केस में वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होता है, b इक्वल टू एक्स बाई टी बी। b क्या है, यहाँ पे बोट है, x क्या है डिस्टेंस है, और t टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ बोट। सिमिलरली यहाँ पर देखो ओनली रिवर के केस में, कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिवर फ्लो कर रहा है और बोट रुका हुआ है, तो ओनली रिवर के केस में यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, r इक्वल टू एक्स बाई टी बी। यहाँ पे टाइम लेंगे किसका, टी आर, टाइम किसका लेंगे, रिवर का लेंगे। ये चीज़ याद रखना है, ओनली रिवर के केस में टाइम रिवर का लिया जाता है, और स्टिल वाटर के केस में टाइम किसका लिया जाता है, बोट का लिया जाता है। देखो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम के केस में होता ये है कि वाटर जिस डायरेक्शन से भी फ्लो कर रहा है, मैन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, और रिवर का भी डायरेक्शन मैन के डायरेक्शन के सेम ही होगा। मतलब कि मैन का डायरेक्शन और रिवर का डायरेक्शन जब सेम होता है अपस्ट्रीम के केस में, वाटर बह रही है बट ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, अब देखो इसका फार्मूला b प्लस आर इक्वल टू बोट का और रिवर का दोनों का ऐड हो जाता है। देखो बोट का और रिवर का डायरेक्शन वाटर के अपोजिट था, वाटर स्ट्रीम के, इसलिए ऐड हो गया, एंड इक्वल टू एक्स बाई टी डी। टी क्या है, टाइम ऑफ क्रॉस ऑफ किसका, डाउन स्ट्रीम का टाइम लेते हैं, किसमें, अप स्ट्रीम के केस में। सिमिलरली देखो डाउन स्ट्रीम वाले में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग b माइनस आर, मतलब कि b एंड r अपोजिट डायरेक्शन में वाटर से चल रहे हैं, तो ऐसे में b माइनस आर, डाउन स्ट्रीम के केस में b माइनस आर इक्वल टू एक्स बाई टाइम ऑफ अप स्ट्रीम लेते हैं। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं रिवर बोट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट आता है रैनमैन प्रॉब्लम। रैनमैन प्रॉब्लम को हम लोग झूला कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है कि बारिश से जो है वो जनरली हॉरिजेंटली फॉल
कर रही होती है ज़मीन पे, लैंड पे, उसके रिस्पेक्ट में मैन का चलना, या मैन अगर छतरी लेके खड़ा है तो उसकी स्पीड या उसका एंगल क्या है, इन्हीं सारी बातें, यही सारी चीज़ें यहाँ पे निकालते हैं। उसकी वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट, सॉरी बी ये है, बोट नहीं है, बी है मैन, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, आर माइनस बी। कहने का मतलब है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मैन देखो नीचे चल रहा है और वाटर ऊपर से गिर रही है, तो कहीं ना कहीं मैन जब चलेगा आगे की तरफ तो पानी की बूंदें भी उसके आगे आती हुई दिखाई देंगी, आगे पड़ती हुई दिखाई देंगी, इसीलिए यहाँ पे दोनों अपोजिट हो जाते हैं। और वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हम लोग निकालते हैं आर माइनस बी के रूप में। यहाँ पे देखो टेढ़ी रैन कॉन्सेप्ट, आदमी चला लेकिन हवा की वजह से, आंधी की वजह से आदमी के चलने के साथ साथ क्या होता है, पानी की बौछारें भी तिरछी हो जाती है। उस केस में उसके 3 केस बनते हैं। एक केस में क्या है कि मैन जो है अपोजिट एंगल में चल रहा है, हॉरिजेंटली अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बट रैन का जो स्पीड है वो हॉरिजेंटली पड़ रहा है, और वेलोसिटी ऑफ रैन जो है मैन की तुलना में वो कैसे है, यहाँ पे देखो वो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा क्षैतिज है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, सॉरी। अब यहाँ पे देखो जब फुली वर्टिकल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जब रैन गिर रहा है ज़मीन पे, ये मैन चल रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर में। यहाँ पे देखो एंगल बीच में, ये भी कहीं ना कहीं 90 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं। तो मैन जितनी दूरी पर आगे बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से, बारिश की बूंदें भी उतनी ही तेज़ी से पीछे की ओर उसके निकल रही है। तो ये 3 केस बनते हैं टेढ़ी रैन कॉन्सेप्ट में। आई होप आपको टेढ़ी रैन कॉन्सेप्ट जो कि रैन मैन प्रॉब्लम के अंदर आता है और झूला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो इन सारे फार्मूलाज़ को अप्लाई करने का या इनको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको PYQ या फिर मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा आप सॉल्व करते हो उससे समझ में आएगा। तभी आप फार्मूला को यूज करना है और किस कंडीशन में उन्हें अप्लाई करना है, ये बातें क्लियरली समझ आ पाएंगी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिवर बोट प्रॉब्लम के नाम से, या फिर रिवर स्विम प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब उसे रिवर तैरकर पार करने हैं तो वो किस प्रकार से रिवर को किस एंगल के साथ किस डायरेक्शन में स्विम करेगा कि कम से कम समय में अपोजिट अगेंस्ट द स्ट्रीम तैरते हुए भी वो रिवर को क्रॉस कर पाएगा। उसकी टाइम हम लोगों को निकालनी पड़ती है, या फिर कभी उसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना, या फिर कभी उसकी बोट की रफ्तार निकालनी पड़ती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिमम टाइम रिलेटेड। यहाँ पर देखो ये रिवर है, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस है, विथ है x, और ये है, ये क्या है, बोट जा रही है। ये क्या है, रिवर का वेलोसिटी है, बोट नहीं है, रिवर का वेलोसिटी है। यहाँ पे देखो टाइम ऑफ क्रॉस, इस केस में टाइम कैसे निकालते हैं, x/b, ये विथ डिवाइडेड बाय ब्रेथ, है ना, ब्रेथ निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ सॉरी ये b जो है ब्रेथ नहीं है, ये मैन है ना। तो मैन का रिवर का जो विथ को मैन के स्पीड के साथ में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें टाइम ऑफ क्रॉस मिल जाता है। देखो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि मैन अगर इस डायरेक्शन में, रिवर के इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो नदी के बीचों बीच जब पहुंचेगा तो वो b cos थीटा एंगल से पहुंचेगा। और रिवर का ये तो स्पीड है ही है अपना वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो जब वो बीच एंगल में पहुंचेगा, बीच में जब पहुंचेगा तो वो एंगल b cos थीटा होगा परपेंडिकुलर, और इसका जो बेस बनाएगा वो b sin थीटा होगा। और उसकी रिवर की ये जो स्पीड है, ये जो आप देख रहे हैं, वो उसके हमेशा अपोजिट होगा। ऐसी स्थिति में टाइम ऑफ क्रॉस क्या होगा, t = x/b cos थीटा विच इज इक्वल टू d क्या है, डाउन स्ट्रीम, d/r-b sin थीटा। रिवर और मैन का जो स्पीड होगा उसको सब्सट्रैक्ट करते हुए एंगल के साथ में हम लोगों को टाइम ऑफ क्रॉस मिल जाता है। तो टाइम ऑफ क्रॉस के 2 फार्मूला हैं, टाइम ऑफ क्रॉस इक्वल टू x/b एंड टाइम ऑफ क्रॉस इक्वल टू x/b cos थीटा इक्वल टू d/r-b sin थीटा। आई होप आपको रिवर बोट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो जीरो ड्रिफ्ट का ये कॉन्सेप्ट। जीरो ड्रिफ्ट में साइन थीटा नाम का एक एंगल होता है जिसमें बड़े एंगल साइन थीटा जो एंगल जो निकालते हैं वो बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से डिवाइड करके निकालते हैं। देखिए इसके 2 केस हैं। जब मैन की वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, एंगल ज़्यादा होगा, तो उस केस में साइन थीटा इक्वल टू r/b होगा। और जब रिवर का एंगल मैन के कंपेरिजन में बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो उस केस में साइन थीटा इक्वल टू b/r होगा। इस केस में
जब रिवर की एंगल बड़ी होती है उस केस में ड्रिफ्ट जो होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। बट जब मैन की एंगल रिवर के कंपैरिजन में बड़ा होता है तो उस समय ड्रिफ्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज़ याद रखना है, ड्रिफ्ट कब जीरो होता है, जब मैन का एंगल रिवर के कंपैरिजन में बड़ा होता है तब होता है ड्रिफ्ट जीरो। इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है बी साइन थीटा माइनस आर, है ना, इंटू टी टाइम ऑफ क्रॉस इक्वल टू डी। ये इस वाले का दूसरा रूप है, इसको मल्टीपल रूप में हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब हम लोग आ गए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतिम कॉन्सेप्चुअल फार्मूला में, जो कि नीट के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसको कि हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी कि नो टाइम इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो इसका पहला इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ये जो है ये तीनों केस में, तीनों इक्वेशन में एक ही रहेगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर होता है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इससे नीट के PYQ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एंगल ऑफ फ्लो। एंगल ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं, तो एंगल को हमेशा 90 डिग्री के साथ में ऐड करते हुए ही निकालते हैं। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री था, बाकी जो भी एंगल इधर दिया हुआ रहेगा वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो 90 30 के साथ में ऐड हो गया, 30 प्लस 90 इक्वल टू 120। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला का कॉम्पाइलेशन। आई होप अगर आपको पहले से फार्मूले याद थे तो आपने इसे रिवाइज कर लिया होगा, और अगर आप याद नहीं थे तो आपने इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस पूरी फार्मूला के कंपाइलेशन को देखकर एक बार लिख लिया और फिर हमारी वीडियो को एक या दो से तीन बार अगर व्यू कर लिया तो आपको परमानेंटली ये फार्मूले याद हो जाएंगे। तो इसी फार्मूला के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।